मैं ओम सैनी साहब जरा एक चीज आपसे मैं पूछ लूं, और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि राजनाथ सिंह साहब केंद्रीय मंत्री हैं, और जितनी मेरी जानकारी है इस समय संगठन में वो बीजेपी के कोई पद नहीं लिया, उनका कोई बीजेपी संगठन से काम नहीं, उनकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी इस देश के रक्षा मंत्री के रूप में है। राजनाथ सिंह जी को काम दिया गया है पर्ची पहुंचाने का। मतलब ये पर्ची पहुंचाने का काम, मतलब मुझे देख के दुख हुआ। एक एक व्यक्ति जो अच्छा खासा इस देश का था, जो मन में अभी भी सपना सजोए हुए है कि किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसको आपने लगा दिया है कि पर्ची पहुंचाओ वहां जाके। और वो आप संगठन के व्यक्ति नहीं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर वो बीजेपी संगठन के होते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर्ची पहुंचाएं, पर्चा पहुंचाएं, जो करें। वो संगठन के आदमी नहीं, वो पर्ची पहुंचाने का काम उनको किया गया था। मैं इस बात को इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ अमित शाह और मोदी जी का नहीं है, ये पूरी संसद का है। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, और सही बात कह रहे हैं, आप रक्षा पे बात पूछिए तो जवाब देंगे निर्मला जी। फाइनेंस में पूछिए तो जवाब देगा कोई और मंत्रालय वाला। उस मंत्रालय का व्यक्ति जवाब नहीं देता, ये इनकी एक टैक्टिस भी है। अनुराग ठाकुर, मुझे देख के कल हंसी आ रही थी कि जब सिक्योरिटी ब्रीच की जो मीटिंग हो रही थी उसमें अनुराग ठाकुर जी सबसे आगे थे। गांव में पहले होता था ना कि अगर कोई ऐसा हो तो जो सबसे वो वाला है उसको बुला लो, वही बताएगा कि ये कैसे करते हैं। मतलब अनुराग ठाकुर कितने सुंदर भाषा, कितने सुंदर सांसद, वो सिक्योरिटी ब्रीच हिंदुस्तान की बता रहे हैं। खैर, तो एक तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को ये कर देना चाह रहे हैं कि हमारा संसद में कोई वो नहीं। और मैं ओम सैनी साहब, आज शायद कुछ लोगों को लगे कि मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट जबरदस्ती कर रहा हूं। मैं चाहूंगा 16 दिसंबर को भी याद कर लिया जाए। वो ऐसी चीज है जो हम सब लोगों के बहुत करीब है, और वी मस्ट, मतलब हमारा कर्ज है हमारे ऊपर इस देश का कि हम 16 दिसंबर विजय दिवस को याद करें। तो 2 मिनट, 1-2 मिनट उस पर भी बोल लीजिएगा, और फिर मूल बात पे। आनंद जी, ये बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, इसकी संप्रभुता जिस तरीके से हासिल हुई, स्पेशल पेपर था, स्पेशल सब्जेक्ट था जिससे मैंने लिखा और बांग्लादेश की प्रभुता का सारा वर्णन किया और स्थापित किया कि भाषा और संस्कृति कैसे अपने आप को मूल जगह पर जोड़ लेती है। विभाजन हो जाने के बावजूद भी ईस्टर्न बंगाल, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वो बंगाल के साथ में, हमारे बंगाल के साथ में जुड़ा हुआ था। उसकी भाषा, उनके रहन सहन, उनका खान पीन, वो सब कुछ वैसा ही था जैसा कि बंगाल में होता है। और उसी को लेकर के जो जागृति पैदा हुई और जिस तरीके से नौजवान तैयार हुए वहां पर, उन्होंने जिस तरीके से आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और उसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो तीसरी दुनिया में पंडित नेहरू की जो लेगेसी थी और नव आजाद मुल्कों में जैसे अपने आप को स्थापित कर रखा था भारत ने, बड़े सम्मान के साथ में, खासतौर से कमजोर और छोटे मुल्क जितनी इज्जत हमारे देश की करते रहे हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और जैसे इतरा रहे थे निक्सन साहब बैठ कर के उधर अमेरिका में, और जो जैसी आंखें दिखाना चाहा उन्होंने, और जैसा जवाब तो मिसेस गांधी ने दिया, और जिस तरह का सीन बना था, उस सीन को काफी लिखा गया है। और उन्होंने जो जो दिखाया अपना जज्बा और रुतबा, तो किसिंगर और ये सब लोग देखते रह गए। और किस तरीके से बांग्लादेश को हमने हासिल किया और हमारी फौजों ने आगे बढ़ के जो कमाल किया है, क्रांतिकारी, उन क्रांतिकारियों के लिए जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ में जाकर के कैसे कैसे इधर से गए और सबको लेकर के, मेरे यहाँ ही राजस्थान में ही उनका वो जो सिपाही पकड़े गए थे, फौज ने जो सरेंडर किया था, वो राजस्थान में ही इधर इधर रेवाड़ी के पास में उनको रखा गया था, मुझे याद है ठीक से। तो वो एक इतिहास का ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी घटना है जिसके बारे में बहुत समझ चाहिए आपको। आपको राजनीति शास्त्र आना चाहिए, आपको कूटनीति आना चाहिए, आपको दुनिया के संबंध समझ में आना चाहिए। जब आपको वो सब समझ में नहीं आता है और आप एक खास किस्म की राजनीति कर रहे होते हैं, आप खास किस्म की कूटनीति कर रहे होते हैं, जो पिछलग्गूपन का जो सिलसिला जो बना हुआ है, उससे वो सम्मान हासिल नहीं हो सकता। इसलिए हम सलाम करते हैं उस दिन को, उस काम में जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की और इस देश को आज़ाद कराया। ये तो ये बात हुई। और दूसरा देखिए, हाउस में जो कुछ हुआ उसके लिए कहना चाहते हैं कि स्पीकर नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, जो जो ब्रिटेन में और अमेरिका में अपने आप में कितना प्रभावशाली होता है स्पीकर का इंस्टीट्यूशन, उसको लेकर के जो बात बनी है कि ब्रिटेन में तो उनके सामने कोई आदमी खड़ा ही नहीं होता अगर वो दोबारा
इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो सारे उनको बाकायदा संसद में आने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन अमेरिका में भी यही हाल है कि प्रेसिडेंट कैसा भी हो, लेकिन अगर स्पीकर अपने मीनिंगफुल है तो उस फॉर्म की गवर्नमेंट में भी वो अर्थपूर्ण है। हमारे यहाँ जिस तरह की सरकार अभी चल रही है, उस सरकार में ये है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन एक्ट इसके सारे वैसे हैं जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं। जब जिस इंस्टीट्यूशन को चाहे आप इज्जत दें, जिसको चाहे न दें, जिसको चाहे सुने, जिसको चाहे न सुने। अब आप संसद चलाने का जिम्मा तो स्पीकर साहब का है, उनको देखना होता है। तो उन्होंने देखने का अंदाज ये दिखाया कि 13 एक साथ सस्पेंड कर दिया, एक एक साथ जो भी बोलता है उसको जिस तरीके से वो मुखातिब होते हैं, तो संरक्षण तो स्पीड से मिलता ही नहीं है। जिस स्पीड से सबको संरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो पक्ष का है विपक्ष का है, लेकिन संरक्षण मिलता ही नहीं है। ऐसा मौका बहुत कम देखने में आया हिंदुस्तान के इतिहास में, वो जो हम देख रहे हैं अभी, और उसका नतीजा हमने देख ही लिया। नौजवान जिस कदर खफा है, जिस तरह के जुमले जिनको आज के गृह मंत्री कहा करते थे कि जो सब कुछ पहले नरेंद्र मोदी साहब ने बोला, वो तो इलेक्शन के जुमले हैं, उन जुमलों का कोई अर्थ नहीं। लेकिन उनका जिस तरीके से सारा उन जुमलों का असर है कि आज न किसी के जेब में 15 लाख रुपया है, न किसी के पास में उस तरीके से रोजगार है, न उसके पास में वैसा स्वास्थ्य है। लेकिन आप कहते हैं कि आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप मंगल पे पहुंच गए। आपकी प्राथमिकताएं अलग है, आपकी प्राथमिकताएं ऐसी रही हैं कि जिसके अंदर सिर्फ आपकी चमक नजर आए। 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 133 करोड़ में से बाकी बचे हुए सारे ये हाल है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए तो अब ये कहना, गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री देखिए जिस तरीके से पर्ची लेके जाते रहे, ये आश्चर्यजनक है। ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिस्टम है, कीजिए, लेकिन उसको फिर रक्षा मंत्री से क्यों करवा रहे हैं आप? फिर पॉलिटिकल पार्टी का वो रखिए। आपने बाकायदा मुख्यमंत्री का शपथ समारोह रखा, उसमें गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी, उससे पहले भी, मतलब जो ये लेकर के आए, तो वो बड़ा हास्यास्पद लग रहा था। ये क्या है, ये किस तरीके से? भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो होता कि बहुमत का नेता निर्वाचित होता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अगर बहुत ही अनुशासित आपका संगठन है, बहुत ही अनुशासित सब कुछ सिलसिला है, तो उसमें छुपाने की क्या बात है? कह दीजिएगा कि ये केस बन रहे हैं, सबसे पूछ लीजिएगा। और सबको सब कुछ करने के बाद में और अचानक आपने ये रस्मी अदायगी तो की है। वैसे हमारे रक्षा मंत्री ने के बाद में पूछा कि और भी कोई है क्या, लेकिन वो रस्म अदायगी है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो ये देखिए आप कुल मिलाकर के इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से नष्ट किए जा रहे हैं, उनमें से स्पीकर का एक इंस्टीट्यूशन भी जिसपे उम्मीद थी कि वो सब ईमानदारी से कर सकेंगे, न तो राज्यसभा में चेयरमैन साहब ऐसा कर पाते हैं और न लोकसभा में हमारे जो स्पीकर वो कर पाते हैं। तो ये जनता को समझना होगा, साथ साथ में हम भी अपनी बात कहते ही रहेंगे लगातार कि कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को नष्ट किया जा रहा है। इसको और बर्दाश्त करना सामान्य जन के लिए और जो भी समझ रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है, और निश्चित रूप से जवाब इसका मिलेगा। ये ये ना समझे कि एक दो चुनाव जीत लेने से कुछ बात, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग 2 से कितने हो गए, और ये भी देखा कि कांग्रेस कैसे इमरजेंसी के वक्त में कहां से कहां तक गायब हो गई थी और कैसे इमर्ज हो गई। तो विचार कभी मरता नहीं है, विचारधारा हमेशा जीवित रहती है। और जिस विचारधारा के अंदर जो भारत की प्रियम्बल को सूट कर रही है, कि जो भारत का प्रियम्बल बोलता है, हमारे संविधान का प्रियम्बल बोलता है, उसको लेकर के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से विजय मिलेगी। लेकिन थोड़ा सब्र की जरूरत है और बर्दाश्त करना पड़ेगा। जितना जुल्म होता रहे उसको बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अपनी बात हम कहते रहे। जी मैं ओम सैनी साहब एक और चीज, एक तो ये जो न्याय संहिता वाली बात थी, और एक अच्छा, एक तो मेरे भाई एक नवतेज जी हैं, उन्होंने कहा कि वो यूएसएसआर था, रशिया नहीं था। रशिया जब मैं बोलता हूं तो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ही होता है, हो सकता है अब उस भाषा में हम लोग रूस बोल देते हैं, लेकिन वो यूएसएसआर है। ठीक है, आपने ठीक पकड़ा। एक और हमारी दर्शक कह रहे हैं कि मोदी जी ये क्लेम करते हैं कि बांग्लादेश वॉर में वो जेल गए थे। इंडिया में वो क्यों जेल गए थे मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि इंडिया में तो बांग्लादेश वॉर के लिए जो भी सपोर्ट करेगा वो तो हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि एक ही दिशा में आदमी जा सकता है जेल। इंडिया में अगर उस समय कोई जेल गया होगा तो वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा होगा, तभी जेल भेजा जाएगा। अगर कोई बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा होगा तब वो तो सरकार के साथ था। तो मोदी जी इसको भी जरा क्लैरिटी कहीं आ जाएगी, भाई कोई बीजेपी का ये बता देगा तो समझ में आ जाएगा। मैं दो चीजें,
एक और इंपॉर्टेंट बिल सरकार ने किया है, वो इलेक्शन कमीशन वाला। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन्होंने अपने मन से जो करना था कर दिया। पूरे देश में चू नहीं हुई, कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, कि हम सब लोग उलझे रह गए इसमें। साथ में मैं एक व्यक्ति का और नाम इसलिए लेता चल रहा हूं, ये आपके चुरू राजस्थान के हैं, वो देश का गौरव है, लेकिन हैं चुरू राजस्थान से, जनरल सगत सिंह। और सगत सिंह का नाम मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि सब लोगों ने सुबह नाम लिए थे। सगत सिंह का नाम कौन जानता है? सगत सिंह दर्शकों को बता दें, इसको गूगल करिए, पढ़िए। गोवा मुक्ति आंदोलन का हीरो, बांग्लादेश का हीरो, और उससे बड़ा 1967 में जिसने चीन को ऐसी मुंह की खाई थी चीन ने इनके सामने, कि फिर 50-52 साल तक चीन की हिम्मत नहीं हुई थी। क्या है जो मेरे को एक उन्होंने चीन को आंखें ही नहीं दिखाई थी, तो उन्होंने चीन की आंखें फोड़ दी थी 67 में, और फिर 52 साल तक चीन की हिम्मत नहीं थी। वो जनरल सगत सिंह है। और लोगों का कहना है कि सगत सिंह क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। आज 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 किसी भी एयरपोर्ट का नाम इन परमवीर चक्र के वालों के नाम पे क्यों नहीं है, और मालूम नहीं किसके किसके नाम पे क्या क्या रख देते हैं जिनको आप जानते भी नहीं है। तो दोनों चीजों पे, क्या ये इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स चेंज हुए, उससे भी ध्यान हटाना चाहते थे? और अगर जनरल सगट पे आप 1-2 मिनट कुछ बोल सके तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के जनरल सगत सिंह के ऊपर बोलना चाहूंगा। निश्चित रूप से वो हमारे हीरो रहे हैं, और जिस जमाने में हम लोग एनसीसी में हुआ करते थे, मैं आपको बोल रहा हूँ 1961-62 की बात। उस वक्त जनरल सगत सिंह हमारे आइडियल थे, और मैं उनका उस जमाने का बड़ा लोकप्रिय कैडेट रहा हूँ। मैं एयर ऑफिसर था एयरविंग एनसीसी में, और और उस वक्त ही ये सारा सीन बना था, तो मुझे याद आता है सारा कि और किस तरीके से फटीक के साथ में हमें वो जितना उनकी जो आवाज और उनका जो सिलसिला, मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं बयान करने में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के जो लोग रहे वो ऐसे ही रहे, शुरू के सगत सिंह और भी बहुत सारे लोग हैं। कैप्टन हमीद जो जिसने पाकिस्तान के वार के वक्त 7 टैंक तोड़े थे, उनको लेकर के बड़ा शेखावाटी में बड़ा चर्चा होता है। और महाराज वो सुहाद्र कमाल का है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम चल नहीं सकता। मैं इसीलिए मेरा काफी कुछ कैलकुलेशन तो गड़बड़ा है, इसीलिए कि मैं शेखावाटी में जितना भाईचारा है हिंदू और मुसलमानों का, जितना आप पहचान नहीं सकते उनकी ड्रेसेस से, भाषा से, क्योंकि जब तक कि कोई हज करके नहीं आ जाए तो पता नहीं लगेगा कि राम है कि रहीम है। एक से नजर आते हैं। तो ये रही बात। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनानंद साहब की बात पे ज्यादा गुर दिलवाना चाहता हूँ। वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में एक नाराजगी का स्वर कहीं 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 अंदर ही अंदर बड़ा सुलग रहा है, और इन लोगों की एंट्री के लिए इनका मकसद तो बहुत वाजिब है, इसमें कोई शक ही नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी एंट्री जो लोकसभा में करवाई और वहां पर जाकर के जो इनको बोलना था या करना था, तो वो एक माहौल क्रिएट होता, और वो लोग शायद अंदर ही अंदर इस बात का जवाब मांगते इनसे, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व नाराज है हमारे वर्तमान नेताओं से, जो शासन कर रहे हैं उनसे। मेरा ख्याल है कि वो कुछ सवाल कर सकते थे, और वो सवाल इस घटना के साथ में ही रेज होने चाहिए, लेकिन वो रेज नहीं हुए। इससे वो बात स्थापित नहीं होती, क्योंकि प्रमाण कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रमाण यही है कि उनकी बातें बड़ी बाजी, फिर उनको एंट्री जो मिली, वो सांसद जिन्होंने उनको अंदर तक पहुंचाया वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कैसे पहुंच गए? सांसद सारी कुछ सब चीजें नापते जोखते हैं, तो उनका जाना, और फिर साथ साथ में इनके साथ में जो कुछ अभी कर रहे हैं, और जैसे हालात बनते, पर्ची का जो इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम बन रहा है कि पर्ची से आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, पर्ची से आप कुछ और करते हैं, तो उन सब बातों से नाराजगी का एक स्वर कहीं घनीभूत हो रहा है, ऐसा लगता है। ये भी एक गुंजाइश, तो प्रमाण कुछ भी नहीं है, सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है उनके माध्यम से ही कह रहा हूं मैं, कैसा कुछ हो सकता है, लेकिन आगे कुछ बात बढ़ी नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरा निर्वाचन वाला मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाहता हूँ?